गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले वीडियोज़ में हम सरल उत्तक के दो प्रकारों मृदुतक और स्थूल कोणोत्तक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल टिश्यू का तीसरा प्रकार स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोतक। तो देखो, दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निन युक्त होती है और जब ये कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है तो मृत हो जाती है। यहाँ पे देखो, दो बातें यहाँ ध्यान देने योग्य हैं कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर लिग्निन का निक्षेपण या स्थूलन पाया जाता है और परिपक्व होने पर ये कोशिकाएं मृत हो जाती है। जबकि हमने पीछे सरल उत्तक के दो प्रकार मृदुतक और स्थूल कोणोत्तक में देखा था कि मृदुतक और स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाएं हैं वो जीवित होती है और मृदुतक की कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों पर किसी प्रकार का स्थूलन या निक्षेपण नहीं पाया जाता है और स्थूल कोणोत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका भित्तियों पर पेक्टिन और हेमीसेल्युलोज का निक्षेपण पाया जाता है। यहाँ दृढ़ोतक में जो कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है और परिपक्व होने पर ये कोशिकाएं मृत हो जाती है। तो पहली बात तो हो गई कि कोशिकाएं जो होती है उनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण होता है और दूसरी, परिपक्व होने पर कोशिकाएं जो है वो मृत हो जाती है। दृढ़ोतक मोटी भित्ति की कठोर कोशिकाओं से बना होता है और जैसे इसमें क्या होता है, पहले कोशिकाओं का दीर्घीकरण होता है। दीर्घीकरण के पश्चात जब कोशिका अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है उसके बाद में इसकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। जबकि स्थूल कोणोत्तक में हमने देखा था कि कोशिका के दीर्घीकरण के साथ साथ ही कोशिका भित्ति पर पेक्टिन और हेमीसेल्युलोज का निक्षेपण होता रहता है। लेकिन दृढ़ोतक में क्या होता है, पहले कोशिका के दीर्घीकरण की क्रिया पूर्ण होती है और जब कोशिका अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है उसके पश्चात इसकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। यह निक्षेपण समान मोटाई का होता है। कोशिका भित्ति पर जब लिग्निन का निक्षेपण होता है तो पूरी कोशिका भित्ति पर समान रूप से लिग्निन का निक्षेपण होता है। जबकि स्थूल कोणोत्तक में हमने देखा था कि जो स्थूलन या निक्षेपण है वो विशेष रूप से कोणों पर अधिक होता है। स्थूल कोणोत्तक में पेक्टिन और हेमीसेल्युलोज का जो निक्षेपण है वो कोशिका के कोणों पर अधिक होता है, लेकिन दृढ़ोतक में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण समान रूप से होता है और कोशिका भित्ति की मोटाई भी एक समान होती है। जैसे जैसे कोशिका भित्ति के अंदर लिग्निन का निक्षेपण होता जाता है वैसे वैसे कोशिका की जो गुहा है उसका आकार घटता जाता है। लिग्निन जो है वो जल के प्रति अपारगम्य होता है और लिग्निन के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे कोशिका द्रव्य में जल की मात्रा कम होती जाती है और कोशिका जो है वो मृत हो जाती है। तो देखो, यहाँ पे परिपक्व कोशिका के मृत होने का क्या कारण है कि कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर लिग्निन का निक्षेपण होता है और लिग्निन जो है वो पानी के प्रति अपारगम्य होता है और अपारगम्य होने के कारण धीरे धीरे कोशिका के जो कोशिका द्रव्य में पानी की मात्रा कम होती जाती है और अंत में कोशिका मृत हो जाती है। इसी कारण परिपक्व कोशिकाएं जो होती है दृढ़ोतक की वो प्राय निर्जीव और मृत होती है। लिग्निन का निक्षेपण होने के पश्चात कोशिकाओं के आकार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, यानी लिग्निन के निक्षेपण से पहले कोशिका अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है। लिग्निन का निक्षेपण होने के पश्चात कोशिका के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद में देखिए दृढ़ोतक के प्रकार। दृढ़ोतक के अंतर्गत दो प्रकार की कोशिकाओं को रखा जाता है। नंबर 1 दृढ़ोतक तंतु, नंबर 2 अस्थिल अथवा दृढ़ कोशिकाएं। तो इसका पहला प्रकार है दृढ़ोतक तंतु। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं होती है वो लंबी, पतली और सिरों पर क्रमशः नुकीली होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तंतु, तो तंतु में जो कोशिकाएं होती है वो तंतु के रूप में होती है, यानी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी, पतली और उनके सिरे हैं वो सिरों की तरफ वो कोशिकाएं धीरे धीरे नुकीली होती जाती है। और
इन दृढ़ोतक तंतुओं की दृढ़ोतक जो तंतु है उनकी कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ लिग्निन का निक्षेपण धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कभी कभी कोशिका भित्ति इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिका की जो गुहा या ल्यूमन है वो बहुत छोटी हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। कि लिग्निन के निक्षेपण से पहले क्या होता है, कोशिका की जो गुहा है या ल्यूमन है वो काफ़ी बड़ी होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन धीरे धीरे लिग्निन का निक्षेपण बढ़ता जाता है और कोशिका की गुहा है उसका आकार छोटा होता जाता है और कभी कभी अंत में कोशिका गुहा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यानी कोशिका भित्ति की मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोशिका गुहा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इन तंतुओं की लंबाई प्राय 1 से 3 mm की होती है, परंतु यदि अपन बात करें कोरकोरस कैप्सुलरिस यानी जूट और बोहेमेरिया तो इनमें जो तंतु होते हैं उनकी लंबाई 20 mm से लेकर 550 mm तक हो सकती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि दृढ़ोतक तंतु पादप में कहाँ पाए जाते हैं। तो दृढ़ोतक तंतु अधिकतर पादपों में वलकुट, परिरंभ, जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादपों के वलकुट में, परिरंभ में, जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। यदि अपन बात करें एकबीजपत्री पादपों की तो एकबीजपत्री पादपों में दृढ़ोतक जो तंतु है वो संवहन पुलों के चारों ओर एक आच्छद के रूप में पाए जाते हैं। एकबीजपत्री पादपों में दृढ़ोतक तंतु उन पादपों के संवहन पुलों के चारों ओर एक आच्छद के रूप में पाए जाते हैं, या फिर जो संवहन पुल है उसके ऊपर या नीचे समूह में पाए जाते हैं। पादप अक्ष में तंतुओं की स्थिति के आधार पर ये तंतु 2 प्रकार के होते हैं। यानी पादप अक्ष में तंतु कहाँ स्थित है इसके आधार पर दृढ़ोतक तंतु 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है काष्ठ तंतु और नंबर 2 है फ्लोएम या बास्ट तंतु। तो काष्ठ तंतु या वुड फाइबर्स है, साधारणतः क्या होता है जाइलम को काष्ठ कहा जाता है। तो काष्ठ तंतु ये जाइलम विशेषकर द्वितीयक जाइलम की वाहिनिकाओं के साथ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं काष्ठ तंतु? जाइलम और विशेषकर कौन सा जाइलम? द्वितीयक जाइलम की जो वाहिनिकाएं होती है उनके साथ दृढ़ोतक तंतु पाए जाते हैं जिन्हें काष्ठ तंतु कहा जाता है। और इनकी द्वितीयक भित्ति लिग्नीकृत होती है, यानी इनकी जो द्वितीयक भित्ति है वो लिग्निन से बनी हुई होती है या लिग्निन का निक्षेपण होता है उसमें। और ये जो तंतु है वो लंबे और संकरे होते हैं। और जैसे आप सब जानते हो छेनी जो होती है वो उसके जो किनारे हैं वो संकरे और नुकीले होते हैं, उसी प्रकार ये काष्ठ तंतुओं के जो किनारे हैं वो धीरे धीरे संकरे और नुकीले होते जाते हैं। दूसरा दृढ़ोतक तंतु का प्रकार है फ्लोएम या बास्ट तंतु। तो अपन ने देखा कि काष्ठ तंतु है वो तो पाए जाते हैं जाइलम की वाहिनिकाओं के साथ साथ, और जो फ्लोएम या बास्ट तंतु है ये संवहन ऊतकों के बाहर वृत्ताकार पट्टिका या समूह में विन्यासित रहते हैं। जो संवहन ऊतक या वेस्कुलर टिश्यूज है उनके बाहर की ओर प्राय फ्लोएम या बास्ट तंतु पाए जाते हैं। इन तंतुओं की उत्पत्ति प्राथमिक फ्लोएम से मानी जाती है। जो बास्ट तंतु है इन तंतुओं की उत्पत्ति प्राथमिक फ्लोएम से मानी जाती है। और बास्ट तंतुओं को परिरंभी या पेरिसाइक्लिक या परिसंवहनी पेरीवेस्कुलर तंतु भी कहते हैं। बास्ट तंतु है उनको पेरीसाइक्लिक या पेरीवेस्कुलर तंतु भी कहते हैं। ये तंतु कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम या बास्ट तंतु संवहन ऊतकों के बाहर की तरफ वृत्ताकार पट्टिका या समूह में विन्यासित रहते हैं। इनकी उत्पत्ति प्राय प्राथमिक फ्लोएम से मानी जाती है और इन्हें पेरीसाइक्लिक या पेरीवेस्कुलर तंतु भी कहते हैं। काष्ठ तंतु कहाँ पाए जाते हैं? काष्ठ तंतु जो है वो द्वितीयक जाइलम की वाहिनिकाओं के साथ पाए जाते हैं, और बास्ट तंतु जो है वो संवहन पुलों के बाहर वृत्ताकार पट्टिका या समूह के रूप में पाए जाते हैं। बास्ट तंतु अत्यधिक लंबे, कोमल और अधिक नुकीले शिरों के होने के कारण ही क्या होता है इनके सिरे परस्पर संलग्नित होकर तंतुओं के मध्य मजबूती से फंसे रहते हैं। अतः पूरी पट्टिका के तंतु एक साथ ही पृथक किए जा सकते हैं। जो बास्ट तंतुओं की जो पट्टिका बनती है उसमें क्या होता है तंतुओं के शिरे आपस में उलझे हुए रहते हैं, जिसके कारण पूरी पट्टिका के तंतुओं को एक साथ ही पृथक किया जा सकता है।
और उपयोगिता की दृष्टि से ये तंतु काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन तंतुओं से रस्सी, बोरे, चटाइयाँ, सूतली आदि अनेक आर्थिक महत्व की वस्तुएं बनाई जाती है। तो जो फ्लोएम या बास्ट तंतु है वो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनसे क्या बनाते हैं अपन? रस्सी, बोरे, चटाइयाँ, सूतली आदि का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दृढ़ोतक तंतु होते हैं उनका कार्य। तो दृढ़ोतक तंतु का मुख्य कार्य पादपों के विभिन्न अंगों को यांत्रिक शक्ति या बलकृत दृढ़ता, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना है। क्या काम है दृढ़ोतक तंतुओं का? पादप के विभिन्न अंग या जिन जिन अंगों में दृढ़ोतक तंतु पाए जाते हैं उन अंगों को ये यांत्रिक शक्ति या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जिससे कि पौधे विभिन्न प्रकार के खिंचाव और दबाव आदि को सहन कर सकें। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि दृढ़ोतक तंतु का कार्य लिखो। तो क्या कार्य हो गया? पौधों के विभिन्न अंगों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना, ताकि पौधे की वो अंग है वो खिंचाव और दबाव को सहन कर सकें। इसके बाद में अपन देखेंगे कि आर्थिक महत्व के तंतु। देखिए, द्विबीजपत्री पादपों के स्तंभ में पाए जाने वाले फ्लोएम तंतु